हेलो दोस्तों, क्या तुम्हारे अंदर सच का सामना करने की हिम्मत है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, हाँ, जो तुम सोचते हो कि तुम डिसाइड कर रहे हो वो डिसीजन भी तुम्हारे नहीं है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा चुना हुआ रास्ता ही ना हो, बल्कि हालात, डर, सोसाइटी और तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें उस रास्ते पर धकेल रही हो। सुनकर डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि सच ये है तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम बस रिएक्ट कर रहे हो। तुम सोचते हो मैं स्मार्ट हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन असल में तुम वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम वही मान रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है। और सबसे भयावह बात यह है कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलत हो। सोचो, अगर तुम्हारे सबसे बड़े डिसीजन, तुम्हारा कैरियर, रिलेशनशिप, लाइफ की डायरेक्शन सब डर और कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से डिवाइन हो तो फिर तुम्हारी चॉइस सच में चॉइस भी है या इल्यूजन? और अगर ये सब सच है तो तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या किसी और के बनाए सिस्टम में फंसे हुए हो? अब असली सवाल, क्या तुम सच जानना चाहते हो या उसी झूठ में कंफर्टेबल रहना चाहते हो जिसे तुम रियलिटी समझते हो? क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच नहीं बदलेगा, वो तुम्हें तोड़ देगा। तो आइए सेम एज एवर के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, हैंगिंग बाय द डेथ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छोटा सा रैंडम फैसला हो सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी प्लानिंग, हार्ड वर्क और डिसीजन से बनती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स और हमारी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड अक्सर किसी लॉजिक या प्लानिंग से नहीं, बल्कि रैंडम चेंज से होते हैं। जैसे आप किसी दिन कहीं जाते हैं या नहीं जाते, और वही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग करता था, ठंडी हवा, बर्फ की क्रिस्प साउंड, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दिन वो और उसके दोस्त एक रिस्की जगह स्कीइंग करने गए। पहली बार सब ठीक रहा, फिर दोस्तों ने कहा चलो एक बार और चलते हैं, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया बिना किसी खास वजह के, बस मन नहीं था। उसके दोस्त वापस गए और एक बर्फ के तूफान में दब गए। दोनों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, उस लड़के ने वापस वहां जाने के फैसले को मना क्यों किया? क्या उसने रिस्क को कैलकुलेट किया था? क्या उसने डेंजर समझा था? नहीं, वो डिसीजन पूरी तरह रैंडम था और वही उसकी जिंदगी को बचा लेता है। हमारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन अक्सर सोचे समझे नहीं होते और हिस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है। एक युद्ध सिर्फ हवा की दिशा से बच गया, सिर्फ ठंडी हवा के झोंके से, और पूरी कंट्री बच गई। एक जहाज जो एक दिन लेट हुआ, जो हमेशा अपने ही टाइम पर आता था, और जिस दिन लेट हुआ और सीधा दुश्मन के रास्ते में आ गया और उनका शिकार हुआ। इसीलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया स्टेबल नहीं है, ये एक फ्रजाइल सिस्टम है जहाँ छोटी सी चीज बड़े परिणाम का कारण बनता है। इसीलिए भविष्य प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इंसानों का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है। कोई भी इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इंसान हमेशा डरेंगे, लालच करेंगे और रिएक्ट करेंगे। यही चीज कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर सबसे बड़े खतरे वही हैं जो हमें दिखते ही नहीं, तो क्या हम कभी सेफ हो सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। हम अक्सर कहते हैं मुझे पता है क्या गलत हो सकता है। हम प्लानिंग करते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हिडन ट्रूथ है, हम फ्यूचर को काफी हद तक सही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बस एक चीज छोड़कर, सरप्राइज। और सच ये है कि वही सरप्राइजेस हमारी जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट्स बनते हैं। लेखक इसे हमें एक एस्ट्रोनॉट के एग्जांपल से समझाते हैं। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एक्सपर्ट्स, हजारों सेफ्टी चेक्स, हर छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाता है। सब कुछ परफेक्टली प्लान होता है, लेकिन फिर भी एक मिशन में एक एस्ट्रोनॉट ने बस अपना हेलमेट थोड़ा खोल दिया और उसी छोटी सी मिस्टेक से पानी अंदर चला गया और वो डूब गया। इतनी प्लानिंग के बाद भी एक छोटी अनदेखी चीज ने सब खत्म कर दिया। याद रहे, रिस्क वो नहीं है जिसके लिए आप तैयार हो, रिस्क वो है जो आपकी इमेजिनेशन में ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स हमेशा अचानक होते हैं, चाहे वो कोई पेंडेमिक हो जैसे कोरोना महामारी, कोई टेररिस्ट अटैक हो या फाइनेंशियल क्रैश। ये सब पहले किसी को साफ साफ दिखते नहीं। अगर आपको पहले से पता होता कि क्या होगा तो वो रिस्क ही नहीं होता। रिस्क की डेफिनेशन ही है जो आप नहीं देख सकते। आज हम कहते हैं ये तो होना ही था, लेकिन उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। बाद में सब स्मार्ट लगते हैं, पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं करता। एक न्यूज एंकर जो सुबह की अपनी न्यूज में बोल रहा था आज का दिन बेहद ही सुहाना रहेगा,
और कुछ ही मिनट बाद 26-11 टेक हो गया। यही है रिस्क जो दिखता नहीं। हम हमेशा गलत जगह फोकस करते हैं। हम पूछते हैं सबसे बड़ा रिस्क क्या है, लेकिन सही सवाल है मैं क्या मिस कर रहा हूँ। रिस्क को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप दो चीज कर सकते हो। फर्स्ट, प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन करो। क्या होगा ये मत सोचो, कुछ भी हो सकता है ये सोचो। सेकंड, हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, एक्स्ट्रा सेविंग्स, कम कर्ज, बैकअप के ऑप्शंस ज्यादा हो, ताकि जब कोई अनजान सा रिस्क आए तब आप सरवाइव कर सको। लाइफ में सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो आपकी प्लानिंग में शामिल ही नहीं है। चैप्टर 3, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। हम सोचते हैं कि खुशी इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास क्या है, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो या लाइफस्टाइल। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। खुशी एक इक्वेशन है, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध। अगर आपकी रियलिटी बेहतर है लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे भी तेज बढ़ रही है तो आप कभी सेटिस्फाइड महसूस ही नहीं करोगे। यानी जिंदगी बेहतर हो सकती है लेकिन महसूस वैसे ही रहेगी या और भी ज्यादा खराब। मान लो 1950 1950s का एक परिवार, छोटा सा परिवार, इसके बाद एक कार और लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन वो खुश थे। अब आज का इंसान देखो, बहुत ही ज्यादा पैसा है, कई सारी सुविधाएं हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है, फिर भी डिसैटिस्फैक्शन क्यों है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास बेहतर कार है, उसकी लाइफ ज्यादा परफेक्ट दिखती है और हमारी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इंसान गिल्ड से नहीं, इन्वी से ड्रिवन होता है। मतलब मेरे पास क्या है से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरे के पास क्या है। आज की दुनिया तीन चीजें बहुत ही अच्छे से बनाती है, वेल्थ, शो ऑफ और कंपैरिजन। ये तीनों मिलकर ही आपकी खुशी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खुशी बढ़ाने का तरीका ज्यादा कमाना नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना है। आपकी वेल्थ है कि आपके पास क्या है, और आपकी हैप्पीनेस है क्या आपको अपनी उम्मीद के बारे में पता है या आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं। दोनों बराबर इम्पोर्टेंट है। इसे ऐसे समझिए, एक इंसान जो बचपन में भूखा रहा, दिनों तक उसे खाना नहीं मिला, आज जब वो गर्म खाना खाता है उसे एक्सट्रीम खुशी मिलती है। और एक इंसान जो हर दिन लग्जरी में रहता है उसे वही चीज नॉर्मल लगती है। याद रहे, एक्सपेक्टेशंस हमेशा मूव होती रहती है। आपने नया फोन लिया, कुछ दिन खुशी रहती है, फिर नया मॉडल आया, आपकी चाह उसे लेने के लिए बढ़ जाती है, और यही एंडलेस लूप है। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करो। सब कुछ चाहिए वाला माइंडसेट छोड़ दो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, जो है उसे अप्रिशिएट करो, अपने कंपैरिजन को कम करो, खासकर सोशल मीडिया से। इस चीज के बैलेंस को समझो कि ग्रोथ, कंटेनमेंट दोनों जरूरी है। आपकी खुशी आपकी लाइफ से नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन से तय होती है। चैप्टर 4, वाइल्ड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है जिन लोगों को आप एडमायर करते हो, क्या आप सच में उनकी पूरी जिंदगी जीना चाहोगे? हम सभी के कुछ रोल मॉडल होते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई एथलीट, कोई लीडर। हम उनकी ग्रेटनेस देखते हैं और सोचते हैं काश मैं भी ऐसा बन पाता। लेकिन एक हिडन ट्रूथ है, जो लोग दुनिया को अलग तरीके से दिखते हैं वही लोग दुनिया को ऐसे तरीके से भी देखते हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऑर्डिनरी नहीं होते। एक एथलीट के एग्जांपल से समझिए। ओलंपिक में एक रनर घंटों तक चुपचाप बैठा रहता है, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन के। दूसरे लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उसका माइंड अलग है। जो चीज उसे चैंपियन बनाती है वही चीज उसे नॉर्मल नहीं रहने देती। एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट जिसने अपने फील्ड को बदल दिया, लेकिन वो रूड था, इम्पेशेंट था, कोई भी रूल नहीं मानता था। लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है, टैलेंट को पर्सनैलिटी से अलग नहीं कर सकते। जो ट्रेड्स किसी को सक्सेसफुल बनाते हैं वही ट्रेड्स उसके फौज भी बनते हैं। एक विजनरी व्यक्ति बड़े बड़े रिस्क लेता है, रूल्स तोड़ता है, इम्पॉसिबल तरीके से सोचता है, इसी वजह से उसे सक्सेस मिलती है। लेकिन वही माइंडसेट उसे ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, केयरलेस बनाता है, अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट पैकेज नहीं होता। अगर आप किसी की सक्सेस चाहते हो तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमारे दिमाग में एक इल्यूजन होता है, हम सोचते हैं मैं उसका सक्सेस ले लूं लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सक्सेस और फॉल्स एक ही कॉइन के दो साइड है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो अपने रोल मॉडल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उन्हें समझो, उनकी कंप्लीट पिक्चर में वो कैसे दिखते हैं। ट्रेड ऑफ एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे एक कीमत होती है। डिसाइड करो, क्या मैं सच में उसकी पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ, क्या मैं सच में उसकी तरह बनना चाहता हूँ। इसीलिए सिलेक्टिव जलन से बचो। सिर्फ किसी की चमक और उसकी सक्सेस को देखकर कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सोचते हैं। वो बुरा भी हो सकता है
और अच्छा भी। चैप्टर 5 वाइल्ड नंबर्स, क्या सच जानना ज्यादा जरूरी है या पक्का जवाब मिलना? हम सभी सोचते हैं कि हम लॉजिकल है, कि हम फैक्ट्स और डेटा के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग संभावनाओं से नहीं, सर्टेनिटी से कंफर्ट महसूस करता है। यानी शायद ऐसा होगा सुनकर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन यही होगा सुनकर हमें राहत मिलती। मान लो कोई एक्सपर्ट कहता है इस साल रिसेशन आने की 60% संभावना है, क्या महसूस करोगे आप? कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, डाउट। अब दूसरा एक्सपर्ट कहता है इस साल रिसेशन जरूर आएगा, अचानक क्लियरिटी महसूस होती है। भले ही दूसरा आदमी गलत हो, फिर भी उसका जवाब ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। लाइफ एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, लेकिन हम उसे बाइनरी बनाना चाहते हैं, या तो सही या गलत, या तो जीत या हार, या तो हाँ या नहीं। जबकि रियलिटी में सब कुछ कितनी संभावनाएं पर चलता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है, आप सही होकर भी गलत लग सकते हो और गलत होकर भी सही लग सकते हो, क्योंकि आउटकम हमेशा प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट होता है, सर्टेनिटी का नहीं। आप जो कार चलाते हो, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइविंग गलत थी, बस पॉसिबिलिटी का गेम था। रेयर इवेंट्स हमारी सोच को पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं। एक महिला जिसने 2 बार लॉटरी जीत ली, लोग बोले चमत्कार है, लेकिन असल में जब करोड़ों लोग खेलते हैं तो किसी एक के साथ ऐसा होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। इसका मतलब दुनिया में अजीब चीजें होना नॉर्मल है। दुनिया बड़ी है, बहुत बड़ी, इसलिए रेयर चीजें भी फ्रिक्वेंटली होती रहती है और हम उन्हें स्पेशल समझ लेते हैं। आज आपको हर दिन बैड न्यूज क्यों दिखती है? क्योंकि दुनिया में अरबों लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो ही रहा है और मीडिया वही दिखाता है। दुनिया ज्यादा खराब नहीं हुई है, आप बस ज्यादा देख रहे हो। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी को सोचना सीखो, क्या होगा नहीं, बल्कि इस तरह से सोचो कि कितनी संभावना है। और सबसे जरूरी ये है कि आप सर्टेनिटी के जाल से बचो। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं वो अक्सर और सिंप्लीफाई करते हैं। किसी भी रियल इवेंट्स को नॉर्मल समझो। हर अजीब चीज मेडिकल नहीं होती। आउटकम कोई स्किल नहीं है और नहीं कोई भी सही रिजल्ट हमेशा सही डिसीजन की वजह से आता है। कभी कभी गलत रिजल्ट भी सही डिसीजन की वजह से आ सकता है। लोग सटीकता नहीं चाहते, लोग पक्का जवाब चाहते हैं। चैप्टर 6 बेस्ट स्टोरी विंस, क्या सही होना ज्यादा जरूरी है या लोगों को कन्विंस करना? हम सोचते हैं कि दुनिया फैक्ट्स और लॉजिक से चलती है, कि जो सही है वही जीतेगा, जो ज्यादा डेटा रखता है वही आगे बढ़ेगा। लेकिन असली दुनिया अलग है, जहाँ जो जीतता है वो वही होता है जो सबसे ज्यादा अच्छी कहानी सुनाता है। क्योंकि लोग फैक्ट नहीं, फीलिंग्स और इमोशन से जुड़ते हैं। मान लो 2 लोग हैं, पहला उसके पास सही इंफॉर्मेशन है, डेटा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक परफेक्ट है, लेकिन वो बोरिंग तरीके से समझाता है। दूसरा व्यक्ति, उसके पास एवरेज आइडिया है, एवरेज डाटा है और उसका डाटा उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग माइंड ब्लोइंग है। तो गेस करो कौन जीतेगा? बहुत ही ज्यादा संभावना है कि सेकंड पर्सन ही जीतेगा। दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए लोग शॉर्टकट लेते हैं। किसी बात को वो किस हद तक फील कर पा रहे हैं, किस हद तक वो उससे जुड़ पा रहे हैं। एक स्पीकर जो स्टेज पर आता है वो नंबर्स दिखाता है, अपने ग्राफ्स को एक्सप्लेन करता है, तो ऑडियंस बोर हो जाती है। फिर दूसरा स्पीकर आता है, वो एक सिंपल स्टोरी सुनाता है, रिलेटेबल एग्जाम्पल देता है उनके दैनिक जीवन से संबंधित। ऑडियंस तुरंत जुड़ जाती है। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि बेस्ट आइडिया नहीं, बेस्ट स्टोरी जीतती है। स्टोरी क्या करती है? स्टोरी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाती है, इमोशन को क्रिएट करती है, याद रहने वाला मोमेंट क्रिएट करती है, और यही पावर है। याद रहे, लोग परफेक्ट वर्ड नहीं सुनना चाहते, रियल इमोशन से कनेक्ट करते हैं। एक ऑथर, उसने कुछ नया इवेंट नहीं किया, बस एक्साइटिंग आइडिया को बेहतर तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया और वही एक बेस्ट सेलर बन गया। याद रहे, हमारा दिमाग डाटा प्रोसेस नहीं करता, वो स्टोरी को प्रोसेस करता है। क्यों? क्योंकि स्टोरीज विजुअल होती है, रिलेटेबल होती है, इमोशनल होती है और दिमाग को यही पसंद है। अच्छी स्टोरी हमेशा सही नहीं होती, कई बार गलत आइडिया और एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लोगों को कंफ्यूज कर देती है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग सीखो। सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाओ ताकि लोग समझ सके। अपनी स्टोरी टेलिंग में इमोशन जोड़ो, क्योंकि फैक्ट और फीलिंग्स मिलकर ही असली इम्पैक्ट डालेंगे। सावधान रहो, हर अच्छी स्टोरी सही नहीं होती। दुनिया लॉजिक से नहीं, स्टोरीज से चलती है। चैप्टर 7 डज नॉट कंप्यूटर। हम मानते हैं कि दुनिया एक मशीन की तरह काम करती, जहाँ हर डिसीजन का एक क्लियर कैलकुलेशन होता है। जैसे
प्रॉफिट का मतलब है सक्सेस का होना, हर डेटा का मतलब है कि यही सच है। लेकिन असल दुनिया अलग है। यहाँ इंसान फैसले लेते हैं और इंसान परफेक्टली लॉजिक और लॉजिकल व्यक्ति नहीं होते। उनका इमोशन, बिलीव्स और डर हमेशा उजागर होता है। एक मैनेजर जो अपनी स्प्रेडशीट खोलकर कहता है नंबर्स बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। युद्ध का एक सीन इमेजिन करो। एक साइड के पास ज्यादा सैनिक है, ज्यादा रिसोर्सेज है, बेहतर स्ट्रेटेजी है, फिर भी वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला ग्रुप इमोशनली ज्यादा कमिटेड है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपनी वफादारी के प्रति। याद रहे, कुछ चीज मैनेज नहीं की जा सकती, फिर वो ट्रस्ट हो, फियर हो, मोटिवेशन हो या बिलीफ, लेकिन यही चीजें आउटकम डिसाइड करती है। एक कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है, गुड प्रॉफिट्स है, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, फिर अचानक लोग उस पर ट्रस्ट खो देते हैं और कंपनी कोलैप्स हो जाती है। ये था ट्रस्ट का पावर। फिर वो कंपनी के प्रोडक्ट का खराब होने की वजह से हो या उसकी इमेज पर कोई दाग लगने की वजह से। यहाँ सबसे बड़ा सच है, दुनिया सिर्फ नंबर से नहीं चलती बल्कि इनविजिबल फोर्सेस से चलती है। कुछ चीजें इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें मेजर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें इग्नोर करना डेंजरस है। कल्पना कीजिए एक एथलीट जो रेस में खड़ा है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग है, ट्रेनिंग परफेक्ट है, लेकिन उसका माइंड डर गया है और वो हार गया। क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से आती है। लोग हमेशा रेशनल नहीं होते, वो करते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस और इमोशनल रिएक्शन से, और यही चीजें दुनिया को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। हम सोचते हैं अगर डाटा सही है तो रिजल्ट भी सही होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट होता है। सबसे बड़ा फैक्ट तो रिजल्ट डिसाइड करता है, वही फैक्ट अक्सर मेजर नहीं किया जा सकता। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ नंबर्स पर भरोसा मत करो, ह्यूमन बिहेवियर को समझो, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। हर चीज का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, लॉजिक और इमोशन को बैलेंस करो, दोनों मिलकर सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, और कॉन्फिडेंस से बचो। मैं सब समझ गया सबसे बड़ा इल्यूजन है। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल हिस्सा वही है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। चैप्टर 8, काम प्लांट द सीड्स ऑफ क्रेजी। क्या आपने नोटिस किया है, जब सब कुछ सबसे ज्यादा सेफ लगता है तभी सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। दुनिया में एक हिडन साइकिल चलता है जो बार बार रिपीट होता है। पहले सब कुछ अच्छा होता है, फिर एक बिलीव हम करने लगते हैं कि अब सब हमेशा अच्छा रहेगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम डेंजर को इग्नोर करने लगते हैं तब अनजाने में हम खुद ही गलती को क्रिएट करने लगते हैं और वही प्रॉब्लम का कारण बनता है। ये साइकिल कुछ इस तरह से चलता है। गुड टाइम जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, और जब रिस्क ली जाती है तो क्रैश होना स्वाभाविक है, और कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता। और फिर यही साइकिल बार बार दुनिया में चलती रहती है, किसी की जिंदगी में, किसी देश पे तो किसी न किसी रूप में हमेशा ये साइकिल रन होती रहती है। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था, स्टेबिलिटी ही इनस्टेबिलिटी को पैदा करती है। इसका मतलब जब लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब लोग केयरलेस हो जाते हैं। सोचो स्टॉक मार्केट, अगर मार्केट कभी नीचे ही ना जाए तो क्या होगा? लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लोन लेकर इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क इग्नोर करेंगे और धीरे धीरे सिस्टम फ्रेजाइल हो जाएगा। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तब सिस्टम सबसे कमजोर होता है। लेखक कैलिफोर्निया के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक साल वहाँ बेहद ही ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा ग्रीनरी उग गई, बेहद अच्छी फसल हुई। अगले साल सूखा पड़ गया, सारी ग्रीनरी सूख गई, उस साल कोई फसल भी ना हो पाई और जंगल में आग लग गई। इसका मतलब बारिश की वजह से ग्रोथ आई और ग्रोथ एक कमी में लेके आई और वो कमी आग में बदल गई, क्योंकि लोगों को लगा अब बुरा समय आएगा ही नहीं, लेकिन आग का लगना अनप्रेडिक्टेबल था। यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, गुड टाइम्स अगर आप परमानेंट मानते हैं तो वही आपका गुड टाइम फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। जब हम पेन और स्ट्रगल भूल जाते हैं तब हम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। पहले के समय में बहुत ही बड़ी बड़ी महामारियों का होना कॉमन था, इसी वजह से लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। आज बड़ी बड़ी डिजीज का आना यानी महामारियों का आना कम हो गया है और इसी वजह से लोग मानने लगे हैं अब ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर पेंडेमिक आ जाता है। सबसे बड़ा शौक इसलिए लगा क्योंकि हम मेंटली तैयार नहीं थे। क्या पहले महामारियां नहीं आती थी? लाखों करोड़ों लोग नहीं मरते थे? क्योंकि सेफ्टी की आदत हमें कमजोर बना देती है। सक्सेस भी डेंजर हो सकता है क्योंकि सक्सेस कंफर्ट को जन्म देता है और कंफर्ट लेजीनेस और लेजीनेस टालने की आदत को जन्म देता है और टालने की आदत पतन का कारण बनता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल में होते हैं आपका फोकस हाई होता है, आपकी मिस्टेक्स कम होती है और जब सब कुछ इजी हो जाता है आपका टेंशन लेवल कम हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि आपका अटेंशन लेवल कम है। जो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है वही चीजें आप सक्सेस के बाद छोड़ देते हो। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो गुड टाइम में भी अलर्ट रहो। सब ठीक है, यही भाव और यही सोच डेंजर्स का साइन है। और इसे समझो, अपनी खुशी और दुख, अपने अच्छे समय और बुरे समय को बैलेंस रखो। अपनी हिस्ट्री को याद रखो कि साइकिल हमेशा रिपीट होती है। और कॉन्फिडेंस से बचो, यही डाउनफॉल की शुरुआत है, क्योंकि शांति अक्सर पागलपन की शुरुआत होती है। चैप्टर 9, टू मच, टू सून, टू फास्ट। क्या आपने कभी सोचा है जो चीज आपको सबसे तेज सक्सेस दिला सकती है वही चीज आपको सबसे तेज गिरा भी सकती है। हम सभी चाहते हैं हमें जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी पैसा मिले, हमें तेज ग्रोथ मिले, और यही नेचुरल है। लेकिन एक हिडन रूल है, हर चीज एक नेचुरल स्पीड और एक नेचुरल साइज में होती है। अगर आप उसे तेज या ज्यादा पुश करते हो तो वही अच्छी चीज खराब बन जाती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए, एक पेड़ को लो, अगर वो धीरे धीरे ग्रो करे तो उसकी लकड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन अगर वो बहुत ही जल्दी ग्रो करे, उसे दवाइयां देकर बड़ा किया जाए तो उसकी लकड़ी वीक हो जाती है और वो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि फास्ट ग्रोथ हमेशा बेटर नहीं होती। मान लीजिए एक इंसान जो अचानक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी बॉडी उसकी ग्रोथ को हैंडल न कर पाएगी, उसका मूवमेंट ऑकवर्ड हो जाएगा, वो झुक जाएगा, उसकी हेल्थ इशू बढ़ जाएंगे, कई बीमारियां उसे घेर लेगी। यानी उसका साइज तो बढ़ा लेकिन परफॉर्मेंस गिर गया, उसका मानसिक विकास भी शायद न हो पाए। मान लीजिए एक कंपनी जो बहुत ही तेजी से एक्सपेंड करती है, हर जगह नई नई ब्रांचेस ओपन करती है, उसके पास बहुत ही ज्यादा कस्टमर आते हैं और बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, उसका सिस्टम टूटने लगता है। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रुथ ही ये है कि हर अच्छी चीज की एक लिमिट होती है और उसे फोर्स करने से वो ज्यादा खराब हो जाती है। याद रहे, ग्रोथ वैल्यूबल है लेकिन कंट्रोल ग्रोथ ही सस्टेबल होती है। याद रहे, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे जल्दी पैसा चाहिए तो रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। इसलिए याद रहे, चाहे नेचर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो या कैरियर, सब जगह एक ही रूल चलता है, टू मच, टू सून, टू फास्ट। इसका मतलब सीधा सीधा डिजास्टर। हम अधीरता के शिकार होते हैं। हम सोचते हैं अगर ये अच्छा है तो ज्यादा क्यों नहीं, लेकिन ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं। स्किल जल्दी सीखना है, पैसा जल्दी कमाना है, सक्सेस जल्दी पाना है, लेकिन यही शॉर्टकट्स फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बनाते हैं। याद रहे, धीरे धीरे पकने वाला फल मीठा और हेल्दी होता है, और दवाओं से या जल्दी पकाया गया फल बाहर से तो ठीक दिखता है लेकिन अंदर से खराब और अनहेल्दी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो ग्रोथ की स्पीड को कंट्रोल करो, हर चीज को टाइम दो, अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करो। इसीलिए फास्ट रिजल्ट के पीछे मत भागो, अपनी लिमिट्स को समझो, क्योंकि हर सिस्टम की कैपेसिटी होती है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बचो, क्योंकि ज्यादा पुश करना या ज्यादा दबाना या ज्यादा धकेलना किसी भी चीज को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। अपने से पूछो, मैं अपनी लाइफ में कहाँ बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैप्टर 10, व्हेन द मैजिक हैप्पीनेस। हम सभी एक आरामदायक लाइफ चाहते हैं, कम स्ट्रेस, ज्यादा शांति, सब कुछ स्मूथली। लेकिन एक हिडन ट्रुथ है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रेस आराम के समय नहीं, प्रेशर के समय होती है। जब स्टेक्स बड़े होते हैं, जब फेलियर का डर रियल होता है, जब इंसान अपनी लिमिट्स पार करता है, तभी मैजिक होता है। एक दुखद घटना इमेजिन करो, एक फैक्ट्री में आग लगती है, लोग पूरी तरह से घिर जाते हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी घटनाएं दर्दनाक होती, लेकिन इतिहास बताता है इन्हीं मोमेंट्स के बाद बड़े बदलाव आते हैं। कई सारे सेफ्टी लॉज बनते हैं, सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं, सोसाइटी जागरूक होती है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स पेनफुल नहीं होती लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। सोचो, कार, एरोप्लेन, इंटरनेट, ये सब आंतरिक सुविधाओं के लिए नहीं बने थे, ये बने थे क्योंकि हमें सभी सॉल्यूशन चाहिए थे, नहीं तो नुकसान होगा। हमें सुविधाएं चाहिए थी, हमें जीवन को रफ्तार के साथ चलाना था, हमें टाइम सेव करना था, क्योंकि जरूरत ही रचनात्मकता को अनलॉक करती है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। और यही सबसे बड़ा सच है कि स्ट्रेस ध्यान को शार्प करता है। कैसे? जब आप प्रेशर में होते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आपके डिसीजन फास्ट होते हैं, क्योंकि दिमाग समझ जाता है ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए एक स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में बैठा है, लास्ट 10 मिनट बचे हैं, अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसका फोकस इंटेंशन हो जाता है। वही इंसान पहले के 2 घंटों में इतना फोकस नहीं था, क्योंकि कंफर्ट आपको शांत बनाता है लेकिन स्ट्रेस आपको शार्प बनाता है। कहीं सबसे बड़े इन्वेस्टर्स संकट के दौरान बने। क्यों? क्योंकि फेलियर का ऑप्शन नहीं था,
लेकिन यहाँ एक बैलेंस है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको तोड़ सकता है और बहुत कम स्ट्रेस आपको कमतर बना सकता है। तो सही जोन क्या है कि आप ये समझ सके, जान सके कि सही स्तर का तनाव क्या है, जहाँ प्रेशर तो है लेकिन कंट्रोल में है। आज की दुनिया में हम स्ट्रेस से भागते हैं, फिर चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस हो, कंफर्ट हो या इंस्टेंट प्लेजर, इन्हें अपने जीवन का आधार बना लेते हैं ताकि स्ट्रेस से बच सके। लेकिन इससे ग्रोथ रुक जाती है। जो चीज अनकंफर्टेबल लगती है वही आपको आगे बढ़ाती है। लेखक कहते हैं कि जीवन में अनकंफर्टेबल सिचुएशन का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो स्ट्रेस से भागो मत, उसे समझो और यूज करो और हमेशा कंट्रोल्ड प्रेशर को क्रिएट करो। डेडलाइन सेट करो कि किस तरह का प्रेशर मैं झेल सकता हूँ और हमेशा खुद को चैलेंज दो। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो क्योंकि वहीं पर आपकी ग्रोथ छिपी होती है। और ओवर स्ट्रेस से बचो, हमेशा बर्नआउट से दूर रहो क्योंकि स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है। सही मात्रा में वही आपकी ताकत है, बस उसे आपको समझना होगा और बैलेंस करना सीखना होगा। चैप्टर 11 ओवरनाइट ट्रेजेडीज एंड लॉन्ग टर्म मेरिकल्स। क्या आपने ध्यान दिया है, बुरी खबर हमेशा एक झटके में आती है लेकिन अच्छी खबर धीरे धीरे बनती है। हमारी दुनिया एक अजीब बैलेंस पे चलती है। गुड न्यूज आती है धीरे धीरे, बैड न्यूज आती है अचानक। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया खराब हो रही है जबकि असल में वो धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है। कल्पना करो 1950 में हार्ट की डिजीज से लाखों लोग मरते थे। आज उसी बीमारी से मरने की दर 70% से ज्यादा कम हो चुकी। लेकिन आपने कभी हेडलाइनें देखी होगी कि इस साल लाखों लोग बच गए जिन्हें हार्ट डिजीज नहीं हुई, क्योंकि गुड न्यूज इनविजिबल होती है, बैड न्यूज विजिबल होती है जो हमेशा आपको दिखाई देती है। इंसान का दिमाग ऐसे वायर्ड है कि वो अचानक हुई घटनाओं पर रिएक्ट करता है और स्लो प्रोग्रेस को इग्नोर करता है। मान लीजिए एक कंपनी जो 20 साल में ग्रो करती है, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर वही 2 दिन में क्रैश हो जाए तो पूरी दुनिया नोटिस करती है। हम प्रोग्रेस को अंडरस्टिमेट करते हैं और रिस्क को ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक कंपनी जो सालों में बनती है लेकिन मिनट में डिस्ट्रॉय हो सकती है। रेपुटेशन भी ऐसा ही है। किसी भी रेपुटेशन को बनने में व्यक्ति के 20 साल गुजर जाते हैं लेकिन बिगड़ने में 5 मिनट लगता है। आप किसी लड़की को छेड़ दीजिए, पता लग जाएगा। और यही सबसे बड़ा सच है कि गुड थिंग्स कंपाउंड होती है, बैड थिंग्स कॉम्प्लेक्स होती है और कंपाउंडिंग स्लो होती है। चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या कोई स्किल, सब धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक पौधा जिसे रोपा गया तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और इसी वजह से आपको चेंज दिखता नहीं, लेकिन 1 साल बाद वही पौधा पेड़ बन जाता है क्योंकि प्रोसेस बोरिंग होती है और डिजास्टर वो एक्साइटिंग होता है। दुनिया में 2 रूल्स हमेशा काम करते हैं। फर्स्ट कि ग्रोथ समय लेती क्योंकि कंपाउंडिंग को प्रेजेंस चाहिए। सेकंड, गिरावट तेजी से होती है और उसके लिए सिर्फ एक मिस्टेक काफी है। ये वैसा ही है जैसे एक इंसान के बनने में सालों की ग्रोथ, लाखों प्रोसेस होती है लेकिन मरने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन का रुकना काफी है। ये वैसा ही है कि क्रिएट करना मुश्किल है लेकिन डिस्ट्रॉय करना आसान है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो स्लो प्रोग्रेस को रेस्पेक्ट करो, किसी भी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को इग्नोर मत करो और किसी भी सडन रिस्क से सावधान रहो। एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। अपने अंदर पैशंस को डेवलप करो क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम लेता है। पैनिक से बचो क्योंकि हर बुरी खबर परमानेंट नहीं होती। याद रहे, अच्छी चीजें धीरे बनती है, बुरी चीजें अचानक होती। चैप्टर 12 टाइनी एंड मैग्निफिसेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़ा एफर्ट लगाना होगा, बड़े बदलाव के लिए बड़े एक्शन लेने होंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। जिंदगी के सबसे बड़े रिजल्ट्स छोटे छोटे एक्शन के कंपाउंड से बनते हैं, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बचत करना, रोज थोड़ा इम्प्रूव करना। ये सब मिलकर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति दिन में बस 2 से 3 स्नैक्स एक्स्ट्रा खा रहा है। हर स्नैक छोटा है, वो नोटिसेबल भी नहीं है, लेकिन सालों बाद वही स्मॉल हैबिट्स बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आती, वो छोटी गलतियों का रिजल्ट होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग छोटी चीजों को सीरियस नहीं लेता। ये तो बस आज का है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कल्पना कीजिए एक फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कोई एक बड़ी गलती नहीं थी बल्कि एक छोटी मिसकम्युनिकेशन, एक छोटी डिले और एक छोटा गलत सिग्नल, और ये सब मिलकर फ्लाइट डिजास्टर में तब्दील हो गया। हम छोटे खतरों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बिना नुकसान वाले लगते हैं और यही सबसे बड़ा सच छिपा है। याद रहे, कंपाउंडिंग ही असली जादू है। 2 तरह के कंपाउंडिंग होते हैं। फर्स्ट नेगेटिव कंपाउंडिंग जिसमें छोटी छोटी गलतियां होती है और एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। सेकंड
पॉजिटिव कंपाउंडिंग, जिसमें छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सक्सेस का कारण बनता है। मान लीजिए एक छोटा बीज बोया जाता है, रोज उसे पानी दिया जाता है, रोज उसे थोड़ी धूप मिलती है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही बीज पेड़ बन जाता है। आपको बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना, आपको बस छोटे काम लगातार करना है। दुनिया में दो चीजें हमेशा काम करती, फर्स्ट टाइम, दूसरा कंसिस्टेंसी। मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। अगर आप लाइफ को बदलना चाहते हो तो अपनी स्मॉल हैबिट्स को सीरियसली लो, वही आपका फ्यूचर बनाते हैं। अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। आपको कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, जीत के लिए कंसिस्टेंसी काफी है। टाइम को काम करने दो, जल्दी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी स्मॉल मिस्टेक्स को अवॉइड मत करो, क्योंकि वही दबे पैर हमें नुकसान पहुंचाती है। छोटी चीजें महत्वहीन नहीं होती, वही असाधारण बनती है। चैप्टर 13, एलिशन एंड डिस्पेयर। क्या सच में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच ही काफी है, या फिर आपको थोड़ा डर और शक भी जरूरी है? हम बचपन से सुनते आए हैं, पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। लाइफ में प्रोग्रेस के लिए सिर्फ आशावादी होना जरूरी नहीं है या काफी नहीं होता, बल्कि निराशावाद होना भी जरूरी है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म आपको आगे बढ़ाता है और पेसिमिज्म यानी निराशावादी होना आपको बचाता है। कल्पना करो, एक कैदी है जो रोज खुद से कहता है मैं जल्दी आजाद हो जाऊंगा, लेकिन जब वो बार बार ऐसा कहता है पर ऐसा होता नहीं है, तो उसका विश्वास टूट जाता है और वो इमोशनली वीक होता चला जाता है, और उसका मनोबल और उसकी हेल्थ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। याद रहे, बिल्कुल ब्लाइंड आशावादी होना भी सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्सट्रीम में जीते हैं, या तो वो पूर्ण रूप से आशावादी होते हैं सब अच्छा होगा और इसी वजह से रियलिटी को इग्नोर करते हैं, या वो पूर्ण निराशावादी के होकर जीते हैं सब खराब होगा और इसी वजह से निराशा की वजह से वो एक्शन लेना छोड़ देते हैं। एक इन्वेस्टर के बारे में समझते। एक इन्वेस्टर अगर पूरी तरह से आशावादी हो तो वो ज्यादा रिस्क लेगा, और जब क्रैश आएगा या गिरावट आएगी तो वो अपना सब कुछ खो देगा, और अगर वो पूरी तरह से निराशावादी रहेगा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा और इसी वजह से ग्रोथ को मिस कर देगा। इसीलिए पूर्ण रूप से आशावादी होना और पूर्ण रूप से निराशावादी होना दोनों ही डेंजरस है, क्योंकि लाइफ बैलेंस मांगती है, और यही सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है समझदारी वाला आशावाद। इसका मतलब क्या है? विश्वास करो कि फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन एक्सेप्ट करो कि रास्ता मुश्किल होगा। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? फ्यूचर में ग्रोथ पर विश्वास रखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क से बचने के लिए सेफ्टी भी रखता है, जैसे सेविंग का रखना, रिस्क को मैनेज करना। इसीलिए एक आशावादी व्यक्ति की तरह बचत करो और निराशावादी व्यक्ति की तरह निवेश करो। याद रहे, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको शॉर्ट टर्म पेन को सहना पड़ेगा, और जिसमें झटके आना स्वाभाविक है, और आपको ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। सच्चाई ये है कि लॉन्ग टर्म हमेशा अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म अक्सर उलझा हुआ होता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, पहले तूफान आते हैं फिर स्पष्टता आती है। अगर आप शॉर्ट टर्म पेन से डर गए तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आशावादी तो रहो, लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड ना हो जाओ, और किसी भी तरह की रियलिटी को इग्नोर मत करो। किसी भी रिस्क को समझो और किसी भी बुरी स्थिति के लिए भी तैयार रहो। और सबसे जरूरी बात यह है कि डर और आशावाद के बीच में बैलेंस बनाओ और अपने अंदर लॉन्ग टर्म माइंडसेट को डेवलप करो और जल्दी हार मत मानो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि प्रोग्रेस के लिए आशावादी और निराशावादी होना और दोनों का साथ होना बेहद ही जरूरी है। चैप्टर 14, कैजुअलिटी ऑफ परफेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है परफेक्ट बनने की कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? हम सबको बचपन से सिखाया जाता है परफेक्ट बनो, गलती मत करो, लेकिन रियल वर्ल्ड का रूल अलग है। यहाँ सर्वाइवल परफेक्शन से नहीं बल्कि एडेप्टेबिलिटी से आता है, यानी बदलने की क्षमता से, और प्रकृति भी यही सिखाती है। कल्पना करो, एक पेड़ जो बहुत ही ऊंचा है उसे ज्यादा धूप मिलती है, लेकिन तेज तूफान आता है तब वही पेड़ सबसे पहले गिरता है। जो चीजें किसी एक चीज में परफेक्ट होती है वही दूसरी चीज में कमजोर हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम इफिशिएंसी के पीछे भागते हैं, हर मिनट प्रोडक्टिव होना, कोई समय वेस्ट न होना, हर काम परफेक्ट हो। मान लीजिए एक इंसान अपना पूरा दिन शेड्यूल कर देता है, उसके पास कोई खाली समय नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, बाहर से लोगों को वो एफिशिएंट दिखता है, लेकिन अंदर रचनात्मकता खत्म हो जाती है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन यानी बहुत ज्यादा सुधार करना आपको नाजुक बना देता है। यहाँ एक सबसे पावरफुल आइडिया है, थोड़ी
इनएफिशिएंसी भी अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा समय खाली रहना, थोड़ी गलती भी जरूरी है, थोड़ा बैकअप भी जरूरी है। ये सब वीकनेस नहीं है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप वो करते हो अचानक आपको आइडिया आता है क्योंकि माइंड रिलैक्स होता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने लिए समय निकाला। बेस्ट आइडिया अक्सर काम करते समय नहीं बल्कि कुछ नहीं करते समय आते हैं। विकास हमें एक बड़ा लेसन देता है। कोई भी प्रजाति परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर वो हर चीज में परफेक्ट हो गई तो दूसरी चीज में फेल हो जाएगी। मान लीजिए एक बड़ा जानवर जो ताकतवर होता है लेकिन वो धीमा होता है, वैसे ही एक छोटा जानवर जो फास्ट होता है लेकिन कमजोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि बैलेंस ही सर्वाइवल है। उसी तरह लेखक कहते हैं कि बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, लाइफ हो, हर जगह। ओवर एफिशिएंसी भी भयावह है क्योंकि जहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं है वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। अपने जीवन में प्लान को बदलने की जगह रखो। तीसरा, आपका फ्री टाइम वेस्ट नहीं है, अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है। वो आपका थिंकिंग टाइम है। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। अपने लिए भी खाली समय रखो क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं से आती है। अपनी सेफ्टी को मार्जिन रखो, फिर चाहे वो पैसे में हो, टाइम में हो या एनर्जी में, हर चीज में। और हाँ, फ्लेक्सिबल बनो लेकिन कठोर मत बनो। परफेक्शन आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाती है। थोड़ी इम्परफेक्शन ही असली ताकत है। चैप्टर 15, इट्स सपोज्ड टू बी हार्ड। क्या हो अगर मैं कहूँ जिस दर्द से आप बच रहे हो वही आपकी ग्रोथ की कीमत है। हम सबको आसान रास्ता पसंद है, फिर चाहे वो कोई शॉर्टकट हो, कोई हैक्स यानी कोई तरकीबें हो या कोई जल्दी सफलता पाने का रास्ता। लेकिन एक सिंपल रूल है, लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल बिना मेहनत के नहीं मिलता। कल्पना कीजिए एक ग्रुप लंबी यात्रा कर रहा है, उन्हें एक शॉर्टकट दिखता है। वो सोचते हैं चलो समय बचाते हैं, लेकिन वो रास्ता उन्हें और ज्यादा मुश्किलों में डाल देता है। उनके टाइम बचाने की कोशिश उन्हें सर्वाइवल स्ट्रगल में डाल देती। वो अपना और ज्यादा टाइम लूज कर देते हैं। याद रहे, शॉर्टकट्स अक्सर आपकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, कम नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि हम पेन को गलत समझते। हमें लगता है अगर मुश्किल है तो गलत है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर मुश्किल है तो शायद सही रास्ता है। जब आप व्यायाम करते हो तो आपके मसल्स दर्द करते हैं, आपको आलस आते हैं, आप टालते हैं, लेकिन वही दर्द ग्रोथ का सिग्नल है। हम चाहते हैं हमें अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं देना चाहते। याद रहे, असली तरीका दर्द से बचना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना है। इसका मतलब क्या है? हर गोल एक हिडन कॉस्ट मांगता है। सक्सेस स्ट्रेस मांगती, मनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगती, डर प्रेशर मांगता है, फेम प्रेशर और डर दोनों मांगता है, रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज मांगता है। मान लीजिए आप किसी कलाकार को देखते हैं, उसे देखकर आपको लगता है ये कितना सक्सेसफुल है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ डाउट, लंबे घंटों तक काम करने की स्ट्रगल, प्रेशर, सब कुछ चल रहा होता है क्योंकि हर चीज का प्राइस है, बस बिल बाद में आता है। एक और बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कहीं कोई इजी तरीका होगा। लोग हैक्स ढूंढते हैं, एक हफ्ते में सक्सेस मिल जाए, 10 दिन में अमीर बन जाए, लेकिन ये सब भ्रम है क्योंकि रियल सक्सेस बोरिंग और स्लो होती है। अगर कुछ इजी लग रहा है या तो वो फेक है या शॉर्ट टर्म है। ओवरनाइट सक्सेस जल्दी आती है और जाती भी जल्दी है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो पेन को एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत और शॉर्टकट से सावधान रहो। हर आसान रास्ता सही नहीं होता। लॉन्ग टर्म मिस्टेक रखो, करने से ना डरो और अपना लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो और धीरे धीरे ग्रो करो। किसी भी चीज की प्राइस को समझो और पहले से डिसाइड करो क्या मैं ये दर्द झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सक्सेस फ्री नहीं है, वो हमेशा पेन के साथ आता है। और जो लोग पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 16, इलेशन एंड डिस्पेयर। क्या होगा अगर मैं कहूँ सिर्फ पॉजिटिव सोच आपको फेल करा सकती है और सिर्फ नेगेटिव सोच आपको रोक सकती है। हमें से ज्यादातर लोगों को दो श्रेणी में बांटा गया है, या तो हम जरूरत से ज्यादा सकारात्मक सोचते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन लाइफ इन दोनों स्थितियों में काम नहीं करती। असली खेल बीच में होता है। एक इन्वेस्टर के बारे में कल्पना कीजिए, अगर वो सिर्फ आशावादी यानी सकारात्मक सोचता है तो वो हर जगह अवसर देखेगा लेकिन रिस्क को इग्नोर कर देगा और एक दिन बड़ा नुकसान झेलेगा। दूसरा व्यक्ति अगर सिर्फ निराशावादी तरीके से सोचेगा या नकारात्मक तरीके से सोचेगा तो हर जगह खतरा देखेगा और कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा और यहीं पर अपनी ग्रोथ को मिस कर देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग सरलता चाहता है। वो कहता है या तो अच्छा है या बुरा है, लेकिन रियलिटी बेहद ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब चीजें अच्छी चल रही होती है हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसको भूल जाते हैं, और जब चीजें खराब होती है हम होप खो देते हैं और फ्यूचर छोड़ देते हैं। दोनों ही सिचुएशन बुरी है क्योंकि और कॉन्फिडेंस डाउनफॉल को जन्म देता है और डर हमारी स्ट्रेंथ को रोक देता है। और यही सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है संतुलित आशावाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज हो और शॉर्ट टर्म में कैजुअल रहो। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति है जो मानता है तूफान आएगा
लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। वो डरता नहीं लेकिन तैयारी रखता है। इसीलिए एक नकारात्मक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति की तरह योजना बनाओ, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति की तरह विश्वास रखो। लोग अक्सर सोचते हैं सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों विपरीत है, लेकिन असल में दोनों साथी है। याद रहे, एक स्मार्ट प्लेयर अटैक भी करता है और डिफेंस भी करता है। सिर्फ अटैक हार का कारण बन सकता है और सिर्फ डिफेंस कभी जीत ही नहीं दिला सकता। बैलेंस ही असली बुद्धिमत्ता है। रियलिटी यह है कि सिर्फ पूरी तरह से आशावादी होना कि सब अच्छा होगा, ये एक डेंजर इल्यूजन है, और सिर्फ निराशावादी होना कि सब खराब होगा, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अगर आप लाइफ में स्टेबल सक्सेस चाहते हो तो बैलेंस को डेवलप करो। दोनों सोच रखो। आपके अंदर होप भी होना चाहिए और क्वेश्चन भी। अपने अंदर लॉन्ग टर्म विजन रखो, अपने फ्यूचर पर भरोसा रखो, और हाँ, किसी भी शॉर्ट टर्म रिस्क को समझो। इसीलिए कोई भी कदम सोच समझ कर लो। अपने जीवन की रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई भी सेटबैक यानी जीवन में उतार चढ़ाव का होना नॉर्मल है। किसी भी प्रोग्रेस के लिए सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का होना जरूरी है। जो इन दोनों को बैलेंस करता है वही लंबे समय तक जीतता है। चैप्टर 17, कैजुअलिटी ऑफ परफेक्शन। क्या होगा अगर परफेक्शन ही आपकी फेलियर की वजह बन जाए? हम सभी चाहते हैं परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट डिसीजंस। हमें लगता है जितना ज्यादा एफिशिएंट होंगे उतनी ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पूरी तरह सुधार चाहते हैं, यानी हर मिनट प्रोडक्टिव बने रहे, हर डिसीजन परफेक्ट हो, हर सिस्टम गलती से रहित हो। लेकिन जीवन अनुमानित नहीं है, और जब आप हर चीज परफेक्ट बनाते हो आप गलती के लिए जगह खत्म कर देते हो। मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो दिन के 8 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है, उसे लगता है वो इफिशिएंट है, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता और धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो थोड़ा अलग व्यक्ति है, जो अपने लिए थोड़ा टाइम रखता है, थोड़ा अपने लिए वेस्ट टाइम रखता है, वो अपने लिए टाइम निकालता है और वहीं वो अपने नए नए आइडियाज को निर्मित करता है। याद रहे, ओवर एफिशिएंसी आपके थकान का कारण बन सकती है और ओवर ऑप्टिमाइजेशन आपकी कमजोरी बन सकती है। यानी परफेक्ट बनने की कोशिश सिस्टम को तोड़ देती है। यहाँ सबसे पावरफुल कंसेप्ट आता है संतुलित अपूर्णता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी कमी रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो कमी ही लचीलापन देती है, वही सर्वाइवल देती है। क्या आपको याद, कोविड जैसे समय में जिन कंपनियों ने जस्ट इन टाइम सिस्टम अपनाया था वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं था, और जिनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक था वो इफिशिएंटली सरवाइव कर गए। परफेक्ट मत बनो, ड्यूरेबल बनो। इसलिए लेखक कहते हैं कि नेचर हमें क्या सिखाती है कि कोई भी प्रजाति परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक चीज में परफेक्ट बनते हो तो दूसरी चीज में कमजोर हो जाते हो। ये वैसा ही है जैसे शेर पावरफुल है लेकिन ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसीलिए वो जल्दी थक जाता है। यानी ताकत उसका फायदा है, लेकिन उसके लिए उसे ज्यादा खाने की तलाश करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये उसका नुकसान भी है। याद रहे, परफेक्ट प्लानिंग रियलिटी में फेल होती है, क्योंकि दुनिया अनिश्चित है। थोड़ी डील और थोड़ा गलती की जगह रखना भी जरूरी है, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। अगर आप लाइफ में स्टेबल ग्रोथ चाहते हो तो अपने जीवन में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी और ये ठीक है। अपने लिए थिंकिंग टाइम रखो, क्योंकि हर मिनट को प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है। अपने जीवन में बैकअप बनाओ, हर सिस्टम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, और हाँ, फ्लेक्सिबल बनो, क्योंकि कठोर सिस्टम जल्दी टूटते हैं। परफेक्शन आपको मजबूत नहीं बनाती बल्कि दृढ़ बना देती है। इसलिए थोड़ी अपूर्णता ही असली ताकत है। चैप्टर 18, इट्स सपोज टू बी हार्ड। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप हर चीज को आसान बनाना चाहते हो? हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम। लेकिन हाथ में हम क्या चाहते हैं? बिना स्ट्रगल के सब कुछ मिल जाए। हम सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए सक्सेस का, जल्दी रिजल्ट आ जाए, या बिना पेन के प्रोग्रेस हो जाए। मान लीजिए दो दोस्त सफर कर रहे हैं, एक रास्ता जो बहुत ही लंबा है, दूसरा रास्ता जो शॉर्ट है पर रिस्की है। तो ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? शॉर्टकट। लेकिन अक्सर वही रास्ता सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम दर्द को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है हर वैल्यूएबल चीज एक कॉस्ट मांगती है और उसकी कीमत होती है, और वो कॉस्ट अक्सर होती किस रूप में? चाहे वो स्ट्रेस के रूप में हो, अनिश्चितताओं के रूप में हो, या असफलता के रूप में। मान लीजिए एक क्रिएटर है जो सोचता है मैं वायरल कैसे बनूं, और इसी वजह से वो नए नए हैक्स ढूंढता है। लेकिन सच क्या है? अच्छा कंटेंट बनाना हमेशा हार्ड होता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट्स हमें ये भ्रम देते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन वास्तविकता में हम रियल एफर्ट से बच रहे होते हैं। याद रहे, असल बात दर्द से बचने की नहीं है, असल बात है कि
उसे दिल पर न लेना। इसका मतलब क्या है? आपको पेन को हटाना नहीं है, पेन के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। ये वैसा ही है जैसे जिम में वर्कआउट करते समय मसल्स बर्न होते हैं, आपको दर्द होता है, लेकिन वही दर्द क्या है? वही दर्द आपके ग्रोथ का सिग्नल है। अगर दर्द नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है। जहाँ पेन है वहीं प्रोग्रेस है, क्योंकि हर चीज एक हिडन प्राइस मांगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो प्राइस लिखा नहीं होता। आपको ये नहीं बताया जाता कि सक्सेस की कीमत क्या है, ये आपको समझना होगा। और उस प्राइस किसी भी रूप में हो सकती है, फिर चाहे वो लंबे घंटों तक काम करना हो, या रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना हो, या अपने सेल्फ डाउट से ऊपर उठना हो, या कोई भी बोरिंग वर्क भी हंसते हंसते करना हो। और हम क्या करते हैं? सिर्फ रिवॉर्ड देख उस काम या सक्सेस, इस मेहनत की प्राइस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप, हर जगह दर्द है। और जो लोग सक्सेस को हासिल करते हैं वो पेन से भागते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो पेन को नॉर्मल मानो। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्रेस है और उस सक्सेस का प्रोसेस है। और हाँ, शॉर्टकट से सावधान रहो, क्योंकि इजी रास्ते अक्सर रिस्की होते हैं। और किसी भी सक्सेस की कॉस्ट को पहले समझो, रिवॉर्ड से पहले अपने से पूछो इसकी कीमत क्या है। और सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी को बनाए रखो, दर्द के बावजूद भी चलते रहो, क्योंकि लाइफ में जो चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है वो हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, और यही उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। चैप्टर 19, कीप रनिंग। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी सफलता धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? हम अक्सर सोचते हैं बस एक बार सक्सेस मिल जाए, बस एक बार टॉप पर पहुंच जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। टॉप पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दुनिया स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है, हर चीज बदल रही है, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, तकनीक हो या लोगों की सोच। इसलिए जो आज काम कर रहा है वो कल असफल हो सकता है। एक छुपी हुई सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग फेल हो जाते हैं, असली प्रॉब्लम ये है कि लोग सक्सेस के बाद रुक जाते हैं। कल्पना कीजिए एक शेर जो जंगल का किंग है, उसे लगता है अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, वो शिकार करने की स्थिति में भी नहीं रहता। और नए शिकारी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। और एक दिन वही किंग रिप्लेस हो जाता है नए किंग से। हिस्ट्री में कई बड़े कंपनियां हुई जो पहले राज करती थी, फिर अचानक गिर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा हम अजय हैं। सक्सेस खुद अपना दुश्मन बन जाता है। कारण बेहद ही साफ और आसान है। फर्स्ट, अति आत्मविश्वास, हम कभी गलत नहीं हो सकते। सेकंड, साइज प्रॉब्लम, कई बार बड़ा होना भी हमें स्लो बना देता है, और वही कई बड़ी कंपनियों के साथ होता है। थर्ड, कंफर्ट जोन, हम मेहनत क्यों करें। फोर्थ, कौशल का खत्म होना, जो स्किल आज वैल्यूएबल है कल बेकार हो सकती है। 5, किस्मत का सच, कभी कभी सक्सेस सिर्फ सही समय की वजह से होती है, और जब लक खत्म होता है तो रियलिटी सामने आ जाती है। याद रहे, कोई भी एडवांटेज परमानेंट नहीं होता। दुनिया एक रेस है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये रेस कभी खत्म नहीं होती। कल्पना करो आप ट्रेडमिल मशीन पर भाग रहे हो, आप रुकते हो और पीछे चले जाते हो। इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, बस अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी भागना पड़ेगा। कंपटीशन हमेशा बेहतर हो रहा है, अगर आप इम्प्रूव नहीं करते तो आप पीछे जा रहे हो। इवोल्यूशन यानी विकास भी यही कहती है, जो जीव स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वही सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लो अडेप्ट करती है, उसे चेंज की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसी कई प्रजातियां हैं जीवों में जो सालों सालों से बनी हुई है, और यही उनके लिए डाउनफॉल का कारण बन जाती है, और वो प्रजातियां खत्म हो जाती और हुई है और आगे भी होगी। मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन दुनिया बदल रही है, नई स्किल की डिमांड आ जाती है। अगर वो नई स्किल को अडेप्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो तो 5 पॉइंट को अपने गले उतार लो। फर्स्ट, नेवर रिलैक्स टू मच, सक्सेस के बाद भी सीखना मत छोड़ो। सेकंड, स्टे एडेप्टिव, नई स्किल सीखते रहो। थर्ड, क्वेश्चन योर सक्सेस, क्या ये स्किल फ्यूचर में भी काम आएगी। फोर्थ, कीप इम्प्रूविंग, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। 5, एक्सेप्ट रियलिटी, कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रहता। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक कभी न खत्म वाली प्रक्रिया है। खुद से पूछो मैं कहाँ रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ग्रो करना चाहिए। चैप्टर 20, द वंडर्स ऑफ द फ्यूचर। हम अक्सर सोचते हैं पहले के लोग कितने प्रतिभाशाली थे, उन्होंने दुनिया बदल दी थी, और आज अब तो सब कुछ हो चुका है। लेकिन सच इसके उल्टा है। हर पीढ़ी को यही लगता है। असल में प्रॉब्लम ये है, हम भविष्य को वर्तमान के आधार पर जज करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भविष्य हमेशा छोटे छोटे विचारों से बनता है। एक छुपी हुई सच्चाई ये है कि बड़ी डिस्कवरी यानी खोज अचानक नहीं आती, वो बनती है छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से। ये वैसा ही है जैसे एक लाइट का बल्ब एक दिन में इन्वेंट नहीं हुआ, उससे पहले
एक्सपेरिमेंट्स हुए, अधूरे डिसीजंस लिए गए, कई फेल आइडियाज सामने आए और फिर किसी ने उन्हें कंबाइन कर दिया और फिर हुआ चमत्कार, दुनिया बदल गई और दुनिया को एक नया अजूबा मिला बल्ब के रूप में। हम सोचते हैं ये चीज अभी बेकार है, लेकिन हम भूल जाते हैं आज की अनलेस चीज कल की क्रांति बन सकती है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी नवाचार यानी इनोवेशन सीधा नहीं होता, ये होता है कंपाउंडिंग के रूप में, धीरे धीरे। ये वैसा ही है जैसे एक छोटी डिस्कवरी दूसरी छोटी डिस्कवरी को उजागर करती है और वो दोनों मिलकर ही या उससे कहीं ज्यादा डिस्कवरीज मिल गई एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आती है। कल्पना कीजिए, इंटरनेट शुरुआत में सिर्फ सेना के कम्युनिकेशन के लिए था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये सोशल मीडिया बनेगा, ऑनलाइन बिजनेस होगा और लोग घर बैठे काम करेंगे, लेकिन यह हुआ। इसे ही कंसेप्ट कहते हैं इमरजेंट इफेक्ट, जहाँ दो छोटी चीजें मिलकर कुछ बहुत बड़ा बना देती है। हमें लगता है हम पीछे रह रहे हैं क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी प्रगति धीमी होती, लेकिन जब असर दिखता है तो एक्सप्लोजन होता है। अगर आप फ्यूचर को समझना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत करो, क्योंकि छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी बनती है। अपने अंदर पैशंस रखो, क्योंकि कोई भी इम्प्रूवमेंट समय लेता है, और हमेशा किसी भी पॉसिबिलिटी पर भरोसा करो। आज जो छोटा है कल बड़ा हो सकता है, और किसी भी चीज को जज जल्दी मत करो। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता या ये किसी काम का नहीं, ये सोच भयावह है। और अपने छोटे छोटे आइडियाज कंबाइन करना सीखो, क्योंकि आइडियाज को जोड़ना ही असली स्किल है। क्योंकि भविष्य अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है और फिर अचानक दिखता है। चैप्टर 21, हार्डर देन इट लुक्स एंड नॉट एज फन एट इट सीम्स। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं, क्या वो सच में खुश होते हैं? हम सब एक गलती बार बार करते हैं, हम दूसरों की लाइफ को ऊपर से देखते हैं और अपनी लाइफ को अंदर से। ये वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर हम किसी की ट्रेवल की फोटो को देखते हैं या उसकी सक्सेस की स्टोरी को देखते हैं, और ये सब देखकर हमें उसकी परफेक्ट लाइफस्टाइल लगती है और हम सोचते हैं इनकी जिंदगी कितनी शानदार है। लेकिन सच क्या है? हम सिर्फ उनका हाईलाइट रील यानी चुनी हुई झलकों को देखते हैं, यानी पूरी स्क्रिप्टेड प्री प्लानिंग के साथ किया हुआ पूरा एक्शंस। और छुपी हुई सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी इमेज बनाता है, वो दिखाता है अपनी क्षमताओं को, अपनी अचीवमेंट्स को, और वो छुपाता है अपने डर को, अपने डाउट को, अपने फेलियर को। हर सक्सेसफुल पर्सन बाहर से कॉन्फिडेंट, शांत और सुलझा हुआ लगता है, लेकिन अंदर से एंजाइटी, प्रेशर, इनसिक्योरिटी से भरा रहता है। हम कंपेयर करते हैं अपने जीवन की रियलिटी से किसी और की एडिटेड वर्जन से, बिल्कुल दिखावी जिंदगी से हम उसे कंपेयर करने लगते हैं, और कंपैरिजन हमेशा नुकसानदायक होता है। यहाँ सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आता है कि ज्यादातर चीजें जितनी अच्छी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कठिन होती है, और जितनी मजेदार लगती है उतनी होती नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर जॉब, हर सक्सेस, हर लाइफस्टाइल बाहर से सिंपल लगती है, लेकिन अंदर उलझन और स्ट्रगल से भरी होती है। ये वैसा ही है जैसे एक कंपनी बाहर से ऑर्गेनाइज, स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन अंदर कंफ्यूजन, मिसकम्युनिकेशंस और उलझन से भरी होती है, क्योंकि हर सिस्टम अंदर से मैसी होता है। और यही लेखक मॉर्गन एक पावरफुल कंसेप्ट को उजागर करते हैं कि एवरीथिंग इज सेल्स, हर चीज एक प्रस्तुति है। इसका मतलब है हर इंसान खुद को प्रेजेंट करता है ताकि लोग उसे अच्छा समझे। एक सक्सेसफुल व्यक्ति अपने जीवन के उन पहलुओं को उजागर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी सक्सेस को लोगों के सामने प्रदर्शित करता है। वो अपने रिजेक्शन नहीं दिखाता, अपने डाउट नहीं दिखाता, अपने स्ट्रगल नहीं दिखाता, अपनी एंजाइटी को नहीं दिखाता, अपने फेलियर को नहीं दिखाता, अपने डर को नहीं दिखाता, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति की रियलिटी फिल्टर्ड होती है, वो पूरी नहीं दिखाई जाती। जब आप ये सब नहीं जानते तो आपको लगता है मेरे पास कुछ कमी है, लेकिन सच क्या है? कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, बस वो दिखता नहीं है। अगर आप इस स्टेप से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने जीवन में कंपैरिजन को कम करो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग है। अपने जीवन की रियलिटी को समझो, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी दूसरे को अपना आइडियल मत मानो, क्योंकि वो भी अपना इंसान है आपकी और हमारी तरह। और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ और अपने जीवन की जर्नी को फोकस करो, और खुद के लिए थोड़ा दयालु बनो, क्योंकि आप उतने पीछे नहीं हो जितना आप सोचते हो। आपके पीछे भी कई लोग हैं। दुनिया जितनी दिखती है उससे ज्यादा
कॉम्प्लेक्स और हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस वो दिखाता नहीं है। चैप्टर 22 इनसेंसिटिव्स द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। क्या अच्छे लोग भी गलत काम कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उससे ज्यादा मिलता है? हम अक्सर सोचते हैं लोग सही और गलत का फैसला तर्क से लेते हैं कि अगर किसी को सही जानकारी दे दी जाए तो वो सही फैसला ही करेगा, लेकिन असली दुनिया में लोग लॉजिक से नहीं, फायदे और नुकसान से चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो लोगों को फायदा देती है उन्हें वही चीज सही लगने लगती है, और यही वजह है कि अच्छे लोग भी कभी कभी गलत फैसले लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान जो बहुत ही गरीब है, उसे अचानक ऐसा काम मिलता है जिसमें जल्दी पैसे मिलते हैं। भले वो काम नैतिक रूप से गलत हो, लेकिन उसका दिमाग क्या कहेगा? मुझे सरवाइव करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भी सफल बनना है, मुझे भी पैसा कमाना है, और वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जो ऑनलाइन स्कैम करता है, बाहर से या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये चीज गलत है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये सही है। वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है और कहता है मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। यही है इनसेंसिटिव की पावर। हम सोचते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूं जो मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन सच क्या है? अगर इनसेंसिटिव स्ट्रांग हो तो हम भी बदल सकते हैं। इंसान पहले डिसीजन लेता है, फिर उसे जस्टिफाई करता है। यहाँ सबसे पावरफुल सच्चाई ये है कि लोग फायदे के पीछे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? चाहे आप कितने भी एडवांस हो जाओ, लोगों को कितने भी एडवाइस दे दो, अगर इनसेंसिटिव अपोजिट है तो इंसान एडवाइस को इग्नोर कर दे। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और उसे पता है कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सही क्या है, लेकिन उसे शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो शॉर्ट टर्म को चुनेगा, क्योंकि इंसेंटिव वही है। याद रहे, इंसेंटिव सिर्फ पैसे नहीं होते, सामाजिक दबाव, रेपुटेशन, डर, किसी भी समूह से जुड़ाव, ये भी इंसेंटिव है। कई बार सोशल इंसेंटिव्स फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम दूसरों के इंसेंटिव्स को देखते हैं लेकिन अपने नहीं। हम सोचते हैं मैं निष्पक्ष, लेकिन सच क्या है? हमारी सोच भी इंसेंटिव से इन्फ्लुएंस होती है। मान लीजिए दो लोग बहस कर रहे हैं, दोनों को लगता है वो सही है, लेकिन असल में दोनों अपने अपने इंसेंटिव से डिवाइन है। इसलिए दुनिया में गलत फैसले, फ्रॉड्स और आर्थिक बबल्स बार बार होते रहते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स लोगों को रियलिटी इग्नोर करने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस मत हो, उनके बिहेवियर को समझो, उनके इंसेंटिव्स को देखो, खुद को एनालाइज करो, खुद से पूछो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। और हाँ, एक्सट्रीम रिवॉर्ड से सावधान रहो, क्योंकि ज्यादा रिवॉर्ड्स ज्यादा रिस्क को जन्म देते हैं। अपनी नेचुरल सोच को डेवलप करो, हर चीज को अपने फायदे से जोड़कर मत देखो, अपने अंदर के सिस्टम को समझो, क्योंकि डिसीजंस सिस्टम से आते हैं, सिर्फ लॉजिक से नहीं, क्योंकि दुनिया लॉजिक से कम इंसेंटिव से ज्यादा चलती है, और अगर इंसेंटिव्स गलत है तो बिहेवियर भी गलत होगा। चैप्टर 23 व्हाट्स हील स्कार्स लास्ट। क्या आपने नोटिस किया है? कुछ लोग रिस्क से बहुत डरते हैं और कुछ लोग उसी रिस्क को नॉर्मल मानते हैं। क्या फर्क है? जवाब है उनके पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि इंसान बहुत एडेप्टेबल होता है, वो टूटता है फिर संभलता है, गिरता है फिर टूटता है, लेकिन एक चीज कभी पूरी तरह टिकी नहीं होती, स्कार यानी निशान। यानी कोई भी घटना खत्म हो जाती लेकिन उसका असर हमारे माइंड में रह जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए एक इंसान जिसने युद्ध देखा है, उसके लिए सेफ्टी सबसे जरूरी है और रिस्क सबसे बड़ा खतरा है, और दूसरा इंसान जिसने शांति को जिया है, शांति को देखा है, तो उसके लिए रिस्क अपॉर्चुनिटी है, वो रिस्क को मौके की तरह देखेगा। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मान लीजिए किसी ने आर्थिक मंदी झेली है, वो हमेशा ज्यादा सेविंग करता रहेगा, कम रिस्क लेगा, और जिसने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं, वो बड़े बड़े डिसीजन लेता है, किसी भी रिस्क को इग्नोर करता है। दोनों की सोच अलग क्यों है? क्योंकि दोनों के जीवन के अनुभव अलग अलग है। सबसे बड़ी समझ यही है कि किसी भी चीज की सहमति असहमति का कारण सिर्फ नॉलेज नहीं होती, उसके जीवन के एक्सपीरियंस भी होते हैं। हम सोचते हैं वो गलत है, लेकिन असल में वो बस अपनी अलग जिंदगी जी चुका है, उसके जीवन के अनुभव अलग है। जब कोई आपसे डिसएग्री करे तो ये मत सोचो ये समझदार नहीं है, ये सोचो इसने क्या देखा है जो मैंने नहीं देखा, इसने क्या अनुभव किया है जो मैंने अनुभव नहीं किया। ये वैसा ही है कि जब इंसान अत्यधिक तनाव में होता है तो वो वैसे ही डिसीजन लेता है जो नॉर्मल टाइम में इम्पॉसिबल लगते हैं। इसीलिए किसी भी शांत माहौल में बैठकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना लगभग असंभव है। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से समझना चाहते हो तो अपने अंदर सहानुभूति को डेवलप करो, क्योंकि हर इंसान की कहानी
अलग है। किसी भी के दिए एडवाइस को जज मत करो, क्योंकि हर इंसान का बिहेवियर अलग है, उसके पीछे रीजन भी अलग है। खुद से सवाल पूछो, क्या मेरी सोच मेरे एक्सपीरियंस की वजह से बेस्ट है? और हमेशा अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि कोई भी बिलीफ परमानेंट नहीं होते। और अपनी नजरिए में बदलाव लाओ। दुनिया को सिर्फ अपने ही लेंस से मत देखो, सामने वाले के लेंस से भी दुनिया को देखने का प्रयास करो, क्योंकि घाव बढ़ जाते हैं लेकिन उनके निशान आपकी सोच बदल देते हैं। और हर इंसान अपनी बुरी घटना या उसके जीवन में आए घावों के हिसाब से दुनिया को देखता है। आज खुद से पूछो कि मेरा कौन सा बिलीफ है जो सिर्फ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बना है। अब जरा ठहरिए। वीडियो को बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी रैंडम इवेंट्स, छुपी हुई रिस्क, एक्सपीरियंस और स्टोरीज और पास्ट के अनुभवों से बनी है, तो फिर तुम कहां से ये कह सकते हो कि मेरे डिसीजन मैं खुद ले रहा हूं? और क्या तुम जानते हो कि तुम इन सब के बीच कहां हो? क्या तुम सच में डिसीजन ले रहे हो या बस रिएक्ट कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन इस पूरी जर्नी के बाद सच ये है, तुम कंट्रोल में कभी थे ही नहीं। लेकिन यहीं से खेल बदलता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ प्रेडिक्ट कर सको। कंट्रोल का मतलब है तुम कैसे रेस्पॉन्ड करते जब सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो। अब असली फर्क यही बनता है। कुछ लोग रैंडमनेस से डरते हैं और कुछ लोग उसी रैंडमनेस को अपनी ताकत बना लेते हैं। जीवन कोई आग नहीं है, जीवन प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, जीवन स्टेबल भी नहीं है, लेकिन लाइफ प्लेएबल है। जीवन खेलने का मैदान है। अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता होगा, रिस्क हमेशा छुपी हुई रहेगी, हैप्पीनेस एक्सपेक्टेशन से आएगी और छोटी छोटी चीजें बड़ा इम्पैक्ट लाएगी, तो तुम हारोगे नहीं, तुम एडॉप्ट करोगे। और जो इंसान एडॉप्ट करना सीख जाता है उसे कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही बनोगे जो हालात तुम्हें बना देंगे, या वो बनोगे जो हर हालत में खुद को बदल लेता है? क्योंकि आखिर में दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि जो बदलता है वो तुम हो। सेम एज एवर, यानी जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। और ये दुनिया नहीं है, क्योंकि सेम एज एवर तुम हो। और जिस दिन तुम बदल गए, तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।